क्लास में क्या था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम स्केट सेक्शन और लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टोटल स्केट। अब हम चाहे कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम करें चाहे लेबोरेटरी फ्रेम करें, टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन हमारे लिए जो कन्वीनियंट फ्रेम होगी वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर हमें केवल एक ही एंगल को डील करना है और स्केटरिंग एंगल होगा वो थीटा सी होगा, एंगल एक ही होगा और वेलोसिटी पार्टिकल्स की वो मोमेंटम जीरो मोमेंटम फ्रेम है, तुम्हें पता है मोमेंटम कंजर्वेशन तो यहाँ पे वैलिड होगा और कोलिजन टोटल मोमेंटम जीरो आफ्टर कोलिजन भी। तो इसमें काम करना थोड़ा सा कन्वीनियंट है, इसलिए हम जो भी काम करेंगे वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करने की और उसको हम लेब फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारे पास सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन है और इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो बेसिकली तुम्हारे पास कितना आया था, डी सिग्मा अपॉन डी बराबर 1 अपॉन आई टी एस the number of scattered particle were per unit solid angle। ये क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। बेसिकली ये तो कांस्टेंट है, ये एन ए कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये टारगेट एक बार हमने फिक्स कर दिया तो उस टारगेट की एरियल डेंसिटी फिक्स है। एरियल डेंसिटी ये जो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्कैटर्ड फ्लक्स है, ये इंसिडेंट फ्लक्स है। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन can also be defined as कैसे, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू स्कैटर्ड फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स यू कह सकते हैं या स्कैटर्ड फ्लक्स डिवाइड बाय इंसिडेंट फ्लक्स। और बेसिकली ये अपने पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। डायमेंशन इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर एरिया का डायमेंशन होगा और एक बार्न की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी 10 टू दी पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू दी पावर माइनस, राइट। ये तुम्हारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी और अलोंग विथ हमने ये भी देखा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम टोटल स्केट है वो लेबोरेटरी फ्रेम में टोटल स्केट के बराबर ही हो। तो अब सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग इक्वेशन। सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि कोई एक पार्टिकल है वो जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन होगा वो ई टू दी पावर आयोटा के जेड ऐसा कुछ होने वाला है। लिख लो इसको। लेट अस कंसीडर
लेट अस कंसीडर particle in that direction. ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास और ये फ्री पार्टिकल, इसको कैसे बोला है, देखो हमने बताया था कि ये हमारे पास टारगेट है और यहाँ पे टारगेट मटेरियल पे इंसिडेंट पार्टिकल्स की बीम आ रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। यहाँ से थीटा डायरेक्शन में वेक्टर लगाया तो यहाँ पे ये कितने पार्टिकल जा रहे हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है ये हमारा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये जो टारगेट है, चलिए एटम्स होंगे इसके अंदर में, मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन बीम हम इंसिडेंट करवा रहे हैं या प्रोटॉन बीम इंसिडेंट करवा रहे हैं, न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये हमारे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। अब जब ये पार्टिकल सोर्स से निकलते हैं और ये इस टारगेट तक पहुंचते हैं तो बेसिकली तो इंटरेक्शन का वॉल्यूम है या इंटरेक्शन का जो डायमेंशन है वो एटम से अगर इंटरेक्ट करना है पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, 10⁻⁻10। अगर वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा किससे इंटरेक्ट करेगा, वो इसकी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड। तो इसकी जो एनर्जी है वो जिस किसी एनर्जी लेवल के साथ मैच होगी तो रेजोनेंस वहीं पे होगा और वहीं पे वो इफेक्ट शो करेगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बट इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड करेगा। वो एटम से इंटरेक्ट, एटम से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा या फिर न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा। वैसे ही ये टारगेट यहाँ पे रखा है, ये सोर्स यहाँ पे रखा होगा जिससे ये पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल निकल रहे होंगे। ये सोर्स और टारगेट के बीच डिस्टेंस हम लेबोरेटरी में जनरली 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रखते हैं। और ये सारे के सारी सिचुएशंस जो होती है, ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये वैक्यूम होते हैं कि अगर मान लो स्पेस यहाँ पे अगर वैक्यूम नहीं किया गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे जो सरफेस स्पेस है, स्पेस के चार्जेज से ये स्केटर्ड होके अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये पूरा का पूरा सेटअप होता है वो वैक्यूम। ओके, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि ये जो सोर्स है और ये जो सैंपल है अपना टारगेट है, दोनों के बीच डिस्टेंस सेंटीमीटर के आसपास की होती है। और जो इंटरेक्शन का दायरा है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है या फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर का होता है या पिकोमीटर्स के ऑर्डर्स का होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये उस रेंज तक जाए, फेम्टोमीटर की रेंज तक जाए, ये कंपैरिजन में जो इंटरेक्शन का दायरा है, ये कंपैरिजन में इंसिडेंट पार्टिकल जो इस सोर्स से निकल रहे हैं इंटरेक्शन वाले वॉल्यूम से उसकी कंपैरिजन में ये डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बिफोर स्कैटरिंग ये पार्टिकल हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसका जो इंटरेक्शन का रेंज होगा वो रेंज एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होगा अगर ये एटम के साथ इंटरेक्ट कर, और पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो ये कितनी दूरी है, 1 सेंटीमीटर दूरी पे। तो 1 सेंटीमीटर दूरी से 1 एंगस्ट्रॉम तक वो जाने में, ये जो इस वाली दूरी को तय करने में ना उसको क्या कितनी दूरी होगी, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट। 1 एंगस्ट्रॉम के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर कितना गुना ज्यादा है, 10⁸ टाइम्स ज्यादा है, मतलब बहुत बहुत दूर है। ये जो से टारगेट है वो इंसिडेंट पार्टिकल से बहुत बहुत दूर है। ये जो इंटरेक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, पोटेंशियल नेग्लिजिबल। तो ये पार्टिकल कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए फ्री पार्टिकल। सोर्स से निकलते टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो फ्री पार्टिकल बिहेव
और अगर ये मान लो जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो वेव फंक्शन होगा वो e⁻∗ के जेड में लिख सकते हैं, राइट। ये इसका इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन। नाउ के बाद अगर ये स्केटर्ड हो गया तो स्केटर्ड होने के बाद इसने कुछ इंटरेक्शन यहाँ पे किया और स्केटर्ड हो गया और डिटेक्टर पे जा रहा है। दूसरी बार हम पार्टिकल को कब देख रहे हैं? डिटेक्टर पे देख रहे हैं। पहली बार कब देख रहे हैं? जब सोर्स से हमने निकाल रहे हैं। सोर्स से निकल रहा है तो हमारे कंट्रोल में है कि कितनी एनर्जी का पार्टिकल हमने भेजा, हम उसकी कर सकते हैं। और सोर्स ये डिटेक्टर के पास ये पार्टिकल चला गया तो ये डिटेक्टर के पास जब इसने डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया तब भी ये टारगेट से बहुत दूर है, क्योंकि हमारा डिटेक्टर भी सैंपल से 1-2 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है और इंटरेक्शन का जो वॉल्यूम होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का ही होता है। यहाँ से यहाँ कुछ एंगस्ट्रॉम दूरी है और यहाँ से 1-2 सेंटीमीटर दूरी पार्टिकल चला गया तो डिटेक्टर पे जाने वाला पार्टिकल भी एक फ्री पार्टिकल। जब यहाँ से हमने वेव फंक्शन ये वाला लिखा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को देखा निकलते टाइम पे तो उसका वेव फंक्शन होगा वो कैसा है? फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है। उसकी तो डायरेक्शन भी हमें पता है, लीनियर मोमेंटम भी हमें पक्का पता है, काइनेटिक एनर्जी हमें पक्का पता है, टोटल एनर्जी उसकी पक्का पता है। ये जो वेव फंक्शन है, ये जो वेव फंक्शन है वो हैमिल्टोनियन का आइगेन स्टेट होगी, काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर की आइगेन स्टेट। मोमेंटम इसका डेफिनेट है, मोमेंटम ऑपरेटर की आइगेन स्टेट। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग वेव फंक्शन इज लाइक दिस। इंसिडेंट पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस, सबसे पहले इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन के बाद अगर मैं डिस्कस करूं कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी गिवन बाय J इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 4 टाइम्स, और अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू ले लूँ, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी। J इज इक्वल टू मैंने कह दिया रो टाइम्स, रो क्या है यहाँ पे? चार्ज डेंसिटी। अगर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज 1 है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज 1 है तो तुम्हारे पास J कितना हो जाएगा? J नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल per unit volume is 1, then J is equal to V, और इसको मैं लिख सकता हूँ बाई, लेकिन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है? ये जो करंट डेंसिटी है ये क्या बताती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें बताती है डेल डॉट J इक्वल टू रो डेल रो अपॉन डेल टी, माइनस का डेल रो डेल टी। तो करंट डेंसिटी क्या बताती है? प्रोबेबिलिटी में रेट ऑफ चेंज, प्रोबेबिलिटी समय के साथ कैसे बदल रही है वो बताती है। तो प्रोबेबिलिटी नहीं, ये क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी समय के साथ कैसे बदल रही है उसको बताती है करंट डेंसिटी। यानी पहले चार्ज डेंसिटी यहाँ है, वो चार्ज अब यहाँ से चल के यहाँ चला गया, तो इसमें पर यूनिट टाइम चार्ज डेंसिटी यहाँ से यहाँ चली गई है,
उसको बताता है जे। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या बताती है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बताती है वो प्रोबेबिलिटी में फ्लो की दर को बताती है। प्रोबेबिलिटी पहले टी इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल के होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इतनी थी। अब टी बराबर इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे थी इस जगह पे थी वो अब यहाँ से यहाँ आ गई है, उतनी प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे हो गई है पार्टिकल। तो प्रोबेबिलिटी में फ्लो की दर को बताता है वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी में फ्लो की दर को जो बताता है वो करंट डेंसिटी। ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है? एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम, ये क्या हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स। साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई, ये करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अपने पास आ गई एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम, आयोटा एम। और जो वेव फंक्शन है तो सोर्स से पार्टिकल निकल रहे हैं उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन मेरे पास कितना है वो मैंने लिखा पाई इज इक्वल टू पावर आयोटा ए। यहाँ पे केवल जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो डेल की जगह क्या आ जाएगा? डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पे जे इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आयोटा एम, यहाँ पे आ जाएगा साई स्टार ई टू पावर आयोटा के जेड माइनस का डेल ओवर डेल जेड और पावर आयोटा के जेड प्लस का, फिर माइनस साई पावर आयोटा के जेड और डेल ओवर डेल जेड ऑफ पावर माइनस आयोटा J इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आयोटा एम और यहाँ से आ जाएगा आयोटा के और पावर माइनस आयोटा के जेड पावर आयोटा माइनस टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस आयोटा के पावर माइनस आयोटा। यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? J इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम, ये टर्म आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा के 2 आयोटा के 2 आयोटा के केस 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, एच क्रॉस के बाई एम, ये तुम्हारे पास ये आ गया। और हमें पता है P इज इक्वल टू एच क्रॉस के, बेसिकली P बाई एम के बराबर ही आ। क्लासिकली हमने देखा कि करंट डेंसिटी जो है वो P बाई एम के बराबर आ रही थी, J इक्वल टू रो इंटू वी। अगर 1 पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है करंट डेंसिटी हमारे पास कितनी आ रही है? P बाई एम। और हमने भी सिंगल पार्टिकल के लिए ये वेव फंक्शन लिखा है, पूरे वॉल्यूम में केवल एक ही पार्टिकल है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की आ रही है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग दोनों से करंट डेंसिटी की आ रही है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी आर सेम। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स एंड
मैकेनिक्स current densities are same number of particle per unit volume are 1 the number of particles per unit volume are same यहाँ तक इसको देखो एक बार अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ चलो आगे डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग इक्वेशन स्कैटरिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम काम करना ज्यादा इजी है Schrodinger equation can be written as for the Hamiltonian the center of mass frame the Hamiltonian is देखो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पे कोई पार्टिकल और इसको हम कह देते हैं अपना प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल M2 पार्टिकल की तरफ जा रहा है स्पीड से जा रहा है और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है अब ये जो पार्टिकल है इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हमें देखनी है ये कहते हैं ये पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है ये पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट यानी ये वाला पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है ये वाला पार्टिकल और हमें इसके रेस्पेक्ट में इसके इक्वेशन को जानना है इसकी पोजीशन को जानना है यहां से अगर मैं देखूं यहां से मैं काम करूंगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देखूंगा अगर ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं और यहां से अगर मैं देखूं तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये मेरी फ्रेम जो है ये है लेब फ्रेम है लेब फ्रेम मेरे लिए डिस्कशन इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी P1 स्क्वायर बाई 2m1 प्लस P2 स्क्वायर बाई 2m1 प्लस इन दोनों की पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी टर्म लिखनी पड़ेगी जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे तब मेरे पास टोटल हैमिल्टन लेकिन मुझे इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इसका इंटरेक्शन जानना है यानी मेरा जो ये जो फ्रेम है वो यहाँ पे है इसको ओरिजिन माना हुआ है इसके रेस्पेक्ट में इसके मोशन को देखना है जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम अगर पूरा का पूरा मोशन में है यहाँ है वहाँ है वहाँ है वहाँ है तो हम देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से कहाँ जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये फ्री पार्टिकल है हमें इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देखना पड़ेगा ओके और अगर हाइड्रोजन एटम
के अंदर में प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखना है, तो मुझे अब चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, उसमें प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के मोशन को हमें देखना होता है, तभी हम ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को एनालाइज कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम यहाँ से भाग रहा है और हम लेफ्ट फ्रेम से हाइड्रोजन एटम की पोजीशन देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी थोड़ी कर पाए। तो उस हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रॉन का मोशन देखना है, तो मैं अपना कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे रखूंगा और मैं एक एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि यहाँ पे इस पार्टिकल पे पहले से इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो ये पार्टिकल एसिलरेटेड है और इसके रेस्पेक्ट में मुझे इसका मोशन देखना है, तो मुझे एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना पड़ेगा। और एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम जाते हैं तो हमें पता है कुछ सूडो फोर्सेज हमें ऐड करने होते हैं, तो वो सूडो फोर्सेज यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ बस एक छोटा सा करेक्शन तुम्हें करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा कि ये जो मास है दोनों पार्टिकल का, इसको मास की जगह हमें लिखना पड़ेगा रिड्यूस मास m। m इज इक्वल टू कितना होगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बस केवल इतना यूज कर ले तो हमें सेम वही रिजल्ट मिल जाएंगे जैसे हम अलग अलग पार्टिकल, ये क्या नाम, सेम रिजल्ट हमें मिलेंगे जो हमें ऑब्टेन होने चाहिए। केवल हमें एसिलरेटेड फ्रेम में काम करना है तो रिड्यूस मास का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एसिलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही काम होने वाला है। तो यहाँ पे जब हैमिल्टोनियन लिखेंगे H, तो वो कितना होगा, p स्क्वायर बाई 2 म्यू। और ये p किसका होगा, p कौन से पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कौन से पार्टिकल का तुम्हें देखना है। जैसे प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या मोमेंटम या वेलोसिटी को देखना है, तो p जो होगा वो ओरिजिन हो जाएगा, और उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास जो पार्टिकल दूसरा है उसका मोमेंटम p है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये p किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, और म्यू क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस मास। तो हाइड्रोजन एटम के केस में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस मास अगर तुम निकालते हो तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर तुम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो, तो ये 2000 गुना इससे ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे में केवल दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एमपी ओनली। और एमपी से एमपी को मैं काट देता हूं तो ये रिड्यूस मास निकल करके मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आता है। तो इसलिए तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आता है एनर्जी आइगन वैल्यू का हाइड्रोजन एटम में, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम वहां पे पुट करते हैं। लेकिन अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग देखें, तब तुम्हारे पास ये जो मास है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का बराबर होता है, और उस केस में ये रिड्यूस मास m/2 के बराबर होता है, क्योंकि ये m, ये भी m, ये m प्लस m, तो m स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इज m/2। तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 2 रिड्यूस मास निकल करके आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू बॉडी प्रॉब्लम को जब हम डिस्कस करते हैं और दोनों पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम बेसिकली एसिलरेटेड फ्रेम में काम कर रहे होते हैं। और एसिलरेटेड फ्रेम में अगर हम काम करते हैं तो न्यूटन्स के लॉ सीधे सीधे लगते नहीं हैं, तो उसके लिए तुम्हें सूडो फोर्सेज ऐड करने होते हैं। और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा टर्म और ऐड कर दी, और वो एक्स्ट्रा यहाँ पे बस केवल इतना करेक्शन करने से काम चल जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। हैमिल्टोनियन में लिख रहा हूँ p स्क्वायर बाई 2 म्यू, और म्यू यहाँ पे क्या है, रिड्यूस मास, और प्लस v ऑफ, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी पॉइंट r पे पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कितनी है, तो हैमिल्टोनियन इस इक्वेशन से गवर्न होगा ऐसे सिस्टम के लिए, राइट। इसको इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया 1, ओके। इसके बाद अगर स्टेशनरी स्टेट है पार्टिकल की, तो उसका इक्वेशन कैसे दिया जाएगा, द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय
तो अगर मान लो तुम्हें t इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल की स्टेट पता है और उसको हमने कह दिया साई ऑफ आर, t इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल की स्टेट है साई ऑफ आर, तो t टाइम पे उसकी स्टेट हम आसानी से लिख सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, e टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेटर टाइम t पे अबे पार्टिकल का वेव फंक्शन पता चल जाता है या स्टेट पता चल जाती है। तो अगर हमें t इक्वल टू किसी इंस्टेंट पे वेव फंक्शन पता है और लेटर टाइम पे वेव फंक्शन पता करना है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगेन वैल्यू कितनी होगी हैमिल्टोनियन की, उस एनर्जी आइगेन वैल्यू का यूज करो e टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, बस इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, लेटर टाइम पे तुम्हें फंक्शन मिल जाएगा। बेसिकली ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद हमें ऐसा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकल की जो एनर्जी है उसमें हम कंटिन्यूस वेरिएशन कर सकते हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट एनर्जी तक हम जा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। तो पार्टिकल की एनर्जी में कंटिन्यूस वेरिएशन हो सकता है। और if we consider elastic scattering, then energy of particle will not change. If we consider elastic scattering, then energy of particle does not change. Remains the same, ठीक है। और स्पेस पार्ट इसका लिखा जाएगा हैमिल्टोनियन का, वो आ जाएगा h साई ऑफ आर इज इक्वल टू ई साई ऑफ आर। इसको इक्वेशन नंबर कह दो 2। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो h तुम्हारे पास क्या होगा, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ आर, भी मैंने बताया था, और इंटू साई ऑफ आर बराबर ई इंटू साई ऑफ आर। और यहाँ से पी स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर इंटू साई ऑफ आर इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ आर, ऐसा, ओके। एंड देन यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, इसको देखते हैं, डेल स्क्वायर साई ऑफ आर प्लस माइनस 2mv अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस का 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ आर। और 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हम मान लेते हैं के स्क्वायर। यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई ऑफ आर प्लस के स्क्वायर साई ऑफ आर माइनस 2mv अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ आर बराबर 0। और इसको तुम लिख सकते हो, और यहाँ पे m की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, रिड्यूस मास यूज कर रहे हैं। रिमेंबर दैट m की जगह हमें क्या यूज करना है, रिड्यूस मास, तो 2 म्यू
म्यू, और यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 म्यू वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक इसको देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पार्टिकल अपना है वो सोर्स से निकल रहा है और टारगेट पे जा रहा है, तो वो फार फ्रॉम द स्केटरिंग सेंटर है। और फार फ्रॉम स्केटरिंग सेंटर मींस स्केटरिंग सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। और अगर स्केटरिंग सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे लिखो केस 1, केस 1। और केस 1 क्या है? इफ वी एज्यूम दैट, इफ वी एज्यूम दैट, और बेसिकली एज्यूम नहीं, ये लेबोरेटरी की कंडीशन ही ऐसी है कि हमारे पास स्केटरिंग जो है, जहाँ पे होनी है पार्टिकल की स्केटरिंग, इंटरेक्शन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कन्फाइंड वॉल्यूम है और डिटेक्टर इस रेंज से काफी दूर में रखा हुआ है, सोर्स इससे काफी दूर में रखा। 1 सेंटीमीटर अपने लिए काफी कम है, लेकिन जहाँ पे ये इंटरेक्शन होनी चाहिए वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स की वॉल्यूम है या फिर डायमीटर है, तो उसके रेंज से तो ये काफी दूर है, इंटरेक्शन वॉल्यूम से काफी दूर है। तो इफ वी एज्यूम दैट इनिशियली द पार्टिकल आर फार फ्रॉम, initially the particles are far from the scattering center and there is no interaction, and potential, no interaction means v equal to 0 at r tends to infinity। तो हमारे पास जो स्केटरिंग सेंटर से पार्टिकल की डिस्टेंस है वो इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल वहां पे कितना हो गया? 0। तो उस केस में इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई ऑफ आर इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो साई ऑफ जो पार्टिकल होगा उसको हम इंसिडेंट पार्टिकल कह देते हैं, साई इंसिडेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? साइन इंसिडेंट इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया मैंने 4। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या होगा? वो ये होगा केस सेकंड। और केस सेकंड मेरे पास क्या है? इफ, अब पार्टिकल अगर डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो रहा है तो उसने स्केटरिंग की और डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुआ, उस केस में भी वो डिटेक्टर भी स्केटरिंग सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और तब भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। और तब जो वेव फंक्शन होगा वो स्केटर्ड होकर पार्टिकल गया है तो स्केटर्ड वेव फंक्शन होगा। तो उस केस में डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई स्केटर्ड आर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आफ्टर द स्केटरिंग, if after the scattering the wave function must have the particle, after the scattering the particle at the detector are at infinite distance from the scattering center।
अगेन v ऑफ r टेंस टू 0, और तब तुम्हारे पास ये वेव फंक्शन बदल जाएगा। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ये वेव फंक्शन बदल करके क्या हो जाएगा, साई स्केटर्ड हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर और इंटू साई स्केटर्ड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्केटर्ड वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो कैसा होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें कि कोई लाइट है और किसी अपार्चर से, ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कोई लाइट किसी अपार्चर से, अगर कोई प्लेन लाइट आ रही है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, इसको कहते हैं प्लेन वेव। प्लेन वेव ई टू दी पावर आयोटा के जेड टाइप की लाइट आ रही है, और ये इससे अगर टकरा गई किसी अपार्चर से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्पेरिकल वेव ये सोर्स की तरह काम करने लगेगा ये अपार्चर, और स्पेरिकल वेव फ्रंट बन जाता है। ये वेव फंक्शन भी बदल करके स्पेरिकल वेव फ्रंट की तरह काम करेगा। तो ये थोड़ा सा अजम्पशन यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो स्केटरिंग होगी वो एटम्स से होगी या फिर न्यूक्लियस से होगी। तो ऐसी स्केटरिंग होगी तो एक तरीके से पार्टिकल जा रहा है, और इस अपार्चर ये एरिया है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको मैंने तुम्हें बताया था वेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास में, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया वो इफेक्टिव एरिया, अगर पार्टिकल इधर से जाके यहाँ से स्केटर्ड हो रहा है, इस तरीके से स्केटर्ड हो रहा है, तो ये जो इफेक्टिव एरिया है ये एक तरीके से अपार्चर की तरह काम करेगा। और अपार्चर की तरह काम करेगा तो यहाँ से जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा वो स्पेरिकल वेव फंक्शन की तरह, प्लेन वेव थी वो स्पेरिकल वेव में कन्वर्ट हो जाती है, उस तरीके का वेव फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा। राइट, ठीक है। तो टोटल वेव फंक्शन जो होगा, टोटल वेव फंक्शन तो लिखो फ्रॉम अबव फिगर, ये जो हम डायग्राम बना रहे थे, कौन सा डायग्राम, जो स्केटरिंग वाला डायग्राम हम बना रहे थे, ऐसे अपार्चर वाला मैंने अभी भी बताया है ये वाला। तो फ्रॉम अबव फिगर इस टाइप का डायग्राम, ये अपार्चर से अगर लाइट जा रही है तो फ्रॉम अबव फिगर if initially a plane wave is, if initially हाँ, if initially a plane wave is incident, a plane wave is incident along z direction, if we assume that the scattering potential is spherically symmetric, मैंने बताया था कि अपार्चर इस टाइप का है, तो if we assume that the potential interaction potential is spherically symmetric,
then at large distance from the scattering center, infinite distance, और इनफाइनाइट का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो फ्रॉम स्केटरिंग सेंटर the wave function will be spherical wave front. The wave will be spherical wave. और स्पेरिकल वेव को लिखने का एक खास तरीका है, क्योंकि हम स्पेरिकल वेव का जो इक्वेशन लिखते हैं तो वो 1/r फैक्टर और आता है उसके अंदर में, e⁻i के आर तो आ ही गया, और नीचे डिवाइड बाई आर से, यानी कि दूरी चलने के साथ साथ उसके एम्पलीट्यूड में कमी आती है स्पेरिकल वेव के। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम टोटल वेव फंक्शन लिखेंगे। तो द टोटल वेव फंक्शन या फाइनल वेव फंक्शन, तो द टोटल वेव फंक्शन वो इसके इनिशियल वेव फंक्शन और स्केटर्ड वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन की टर्म में आएगा। वो आएगा साई फाइनल इज इक्वल टू, ये आएगा साई इंसिडेंट और प्लस साई स्केटर्ड। टोटल वेव फंक्शन ऐसा हो जाएगा। और साई इंसिडेंट मैंने तुम्हें बताया था, वो आएगा e⁻i के जेड और प्लस, ये जो साई स्केटर्ड है वो स्पेरिकल वेव फंक्शन की तरह होगा, तो e⁻i के डॉट आर तो आएगा ही आएगा, डिवाइड बाई आर आएगा ही आएगा साथ में, और ये एम्पलीट्यूड होगा एफ थीटा फाई। और ये एफ थीटा फाई क्या है? थीटा फाई स्पेस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा पार्टिकल का, उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसको स्केटरिंग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेयर एफ थीटा फाई is tells about f theta phi tells about the distribution of particle in theta phi space। यानी थीटा और फाई के बदलने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा, और इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज का खास नाम है, और उसको हम बोलते हैं स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। और ये जो एफ थीटा फाई है, इसी में स्केटरिंग की इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। ये इंसिडेंट वेव है, ये एक फ्री पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। e⁻i के आर अपॉन आर, ये स्पेरिकल वेव है, आउटगोइंग वेव जो डिटेक्टर पे पार्टिकल जा रहे हैं उनका वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्केटरिंग हुई थी, उसकी इंफॉर्मेशन इस एफ थीटा फाई में। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। It contains the information of interaction
बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और टारगेट के बीच में कैसी इंटरेक्शन हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन एफ थीटा फाई में है। कैसे है अभी जानते हैं। ओके, तो हमने पहली चीज जो निकाली थी वो जे इंसिडेंट। हमारे पास आई इंसिडेंट क्या है, वो है ई टू दी पावर आयोटा के जेड, और जे इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो मेरे पास कितनी आई थी, एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम। अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख रहा हूं, तो वो कितना आएगा, ई टू दी पावर माइनस आयोटा जेड आयोटा के जेड आयोटा के ई टू दी पावर आयोटा के जेड, और माइनस ई टू दी पावर आयोटा के जेड माइनस आयोटा के ई टू दी पावर माइनस आयोटा के जेड। और इसको जब सोल्व करोगे तो जे इंसिडेंट तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम इंटू 2 आयोटा के, तो एच क्रॉस के बाई, ये जे इंसिडेंट आ गया। अब हमें जे स्केटर्ड निकालना है, तो जे स्केटर्ड बराबर क्या आ जाएगा, एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम साई स्केटर्ड स्टार डेल ओवर डेल आर, क्योंकि आर डायरेक्शन का वेव फंक्शन है ये, और यहां पे आ जाएगा साई स्केटर्ड और माइनस साई स्केटर्ड डेल साई स्केटर्ड स्टार डिवाइड बाई डेल आर, ऐसा। ओके, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो, साई स्केटर्ड कितना था, तो साई स्केटर्ड इसमें तुम्हारे पास स्केटर्ड वेव फंक्शन जो है वो अपने पास क्या होगा, एफ थीटा फाई, जो तो कांस्टेंट होगा, आर पे डिपेंड नहीं करेगा, और यहाँ पे ई टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर। देखो भाई ध्यान से, अब इसको सोल्व करते हैं, तो जे स्केटर्ड बराबर एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम, ओके, साई स्केटर्ड स्टार यानी एफ थीटा फाई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फिर ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर डिवाइड बाई आर, डेल साई इसका आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो ई टू दी पावर आयोटा के आर एफ थीटा फाई, तो एफ थीटा फाई का तो मोड का स्क्वायर कर देता हूँ सीधा सीधा ही, क्योंकि ये एफ थीटा फाई से एफ थीटा फाई का स्टार मल्टीप्लाई होगा, तो एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर आ गया। ई टू दी पावर आयोटा के आर का पहले डेरिवेटिव किया, तो आयोटा के बाहर आ गया और आर नीचे है, ठीक है। फिर यहां से आ जाएगा दूसरा टर्म माइनस ई टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, दो बार होगा, एक बार ई टू दी पावर आयोटा के आर को डेरिवेटिव किया, तो ई टू दी पावर आयोटा के आर इंटू आयोटा के 1 अपॉन आर को एज इट इज रखा, दूसरी बार ई टू दी पावर आयोटा के आर को एज इट इज रखा और 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव किया, तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये टर्म आ गया तुम्हारे पास पहला। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, तो माइनस साई स्केटर्ड यानी एफ थीटा फाई, देखना, और ई टू दी पावर आयोटा के आर डिवाइड बाई आर। अब क्या करना है, डेल और डेल आर ऑफ साई स्केटर्ड स्टार के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को डेरिवेटिव करना है, तो एफ थीटा फाई का स्टार आएगा, तो यहाँ पे तो आ गया मोड का स्क्वायर, और फिर यहाँ से पहला टर्म ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर का डेरिवेटिव ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर डिवाइड बाई आर इंटू माइनस आयोटा के, फिर प्लस प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर को एज इट इज रखा और 1 अपॉन आर का किया, तो माइनस का
1/r²। तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, ये लो, ये तुम्हारे पास टर्म आ गया इतना। तो ये अब यहाँ से जे स्केटर्ड निकालें, तो जे स्केटर्ड इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम। एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर, ई टू दी पावर आयोटा के आर से ई टू दी पावर आयोटा के आर कैंसिल, और ये आ जाएगा अपोन में आर स्क्वायर, नीचे देखो आर और आर, आर स्क्वायर, ई टू दी पावर आयोटा के आर से ई टू दी पावर आयोटा के आर कैंसिल इनटू आयोटा के, राइट। एक टर्म ये बची, दूसरी टर्म यहां से बचेगी अपने पास, उसको भी लिख देता हूं मैं। तो ये आएगी तुम्हारे पास एफ थीटा फाई प्लस माइनस माइनस एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर, राइट, और ई टू दी पावर माइनस का आयोटा के आर से ये ई टू दी पावर माइनस आयोटा के आर कैंसिल, अपोन में आ जाएगा आर क्यूब, क्लियर। फिर यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा के ई टू दी पावर आयोटा के आर से ये कैंसिल, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर, और लास्ट टर्म आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर, एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो देखो ये आर क्यूब वाली टर्म से ये आर क्यूब वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और फाइनली तुम्हारे पास जे स्केटर्ड कितना बचेगा, एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 आयोटा के, 2 आयोटा के एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ऐसा ऐसा बन गया। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, तो जे स्केटर्ड अपने पास कितना आ जाएगा, एच क्रॉस के डिवाइड बाई एम, और एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये जे स्केटर्ड आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन इज जे स्केटर डिवाइड बाई जे इंसिडेंट। नाउ डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन को मैं सिग्मा थीटा फाई से भी रिप्रेजेंट करता हूं, और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करता हूं। ये आ जाएगा जे स्केटर्ड डिवाइड बाई जे इंसिडेंट, और जे स्केटर्ड की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एच क्रॉस के पाई एम एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ओके। और ये स्केटर्ड जो तुम्हारे पास होगा, जे स्केटर्ड वो इतना, और जे इंसिडेंट एच क्रॉस के बाई एम, तो एच क्रॉस के बाई एम से एच क्रॉस के बाई एम कैंसिल, यहां से तुम्हारे पास सिग्मा इंटू थीटा इंटू फाई, सिग्मा ऑफ थीटा फाई इज इक्वल टू एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन ये बेसिकली पर यूनिट एरिया से स्केटरिंग की इंफॉर्मेशन बताता है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा, टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन,
वो तुम्हारे पास आ जाएगा वो सिग्मा, ये सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा थीटा फाई इंटू डी एस। यूनिट एरिया से स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल एरिया से स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये टोटल उस एरिया पे इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया की डायमेंशन लेता है। यूनिट एरिया से कितने पार्टिकल जा रहे हैं वो जो इफेक्टिव एरिया है उस पर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। और ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर डिवाइड इंटू डी एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और तुम जानते हो डी एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। तो यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, ऐसा। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि स्केटरिंग की पूरी इंफॉर्मेशन जो रहेगी, यानी कैसा इंटरेक्शन हुआ है इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट मटेरियल के बीच, वो एफ थीटा फाई कंटेन करता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही दिन जो स्केटरिंग के बारे में डिस्कशन हमने किया था, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन बताया था, तब मैंने बताया था कि जो ओबियस डिपेंडेंसी है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है स्केटर्ड पार्टिकल की। तो डी एन एस इज प्रोपोर्शनल टू, हमने कहा था, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, सोलिड एंगल एंड नंबर ऑफ स्केटर्ड, नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल, उन पे डिपेंडेंसी थी। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो वहां पे मैंने लिखा था डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, उसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। और वो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन itself tells about how the scattering is taking place। ओके, तो स्केटरिंग का जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है या फिर इंटरेक्शन की जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन से मिलती है। और डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शनल बेसिकली एफ थीटा फाई यानी स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का फंक्शन होता है। तो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड ही बेसिकली डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में बताता है। और डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें जो इंटरेक्शन हुआ है उस इंटरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है अगर वो हमें पता है तो हमें कैसा इंटरेक्शन है उसके बारे में पता चल जाएगा। यानी ओवरऑल इंटरेक्शन की जानकारी हमें डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन देता है। और डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन जानने के लिए स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का जानना जरूरी है। तो अब हमारे लिए जो अल्टीमेट एम होगा वो होगा एफ थीटा फाई को कैलकुलेट करना। इसी तरीके से हम किसी थ्योरी का यूज करके हम एफ थीटा फाई कैलकुलेट करें और फिर डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करें। डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन बेसिकली एफ थीटा फाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है और उसको तुम डी ओमेगा पे इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। तो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं, एफ थीटा फाई थ्योरी से डेवलप करके थ्योरी से स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों के रिजल्ट को मैच करेंगे, अगर रिजल्ट सही आ रहा है इसका मतलब जो हमने थ्योरी डेवलप की है वो एकदम करेक्ट है, अदरवाइज थ्योरी में हमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में आगे हम इससे आगे बढ़ेंगे। पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।